Good morning, students. I am Minin Uttam, your history teacher, and we are discussing about the chapter number 2 of civics. Students, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के बारे में बात की थी और ये देखा था कि जो डेमोक्रेसी है वो जो वर्ल्ड में किस तरीके से तेज़ी से एक्सपेंड होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि किस प्रकार से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और जो सोवियत जो यूनियन है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद क्या क्या होता है। आज अब हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, कितने मेंबर्स हैं और उनका पर्पस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएन के बारे में। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस है। और इसका जो काम है वो जो भी विश्व में जो देश हैं, जो दुनिया में वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं, उनमें पीस जो शांति है उसको बनाए रखना, ये इसका काम है। और इसके मेंबर्स की जो संख्या है वो 193 है, मतलब 193 इसके सदस्यों की संख्या है। और इसका काम विश्व में सभी देशों के प्रति शांति बनाकर रखना है, किसी प्रकार कोई वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार कोई युद्ध की स्थितियाँ ना आए, इसके लिए ये काम करता है। इसका ही एक पार्ट है, इसका एक हम लोग डिवीज़न कह सकते हैं जिसको बोलते हैं यूएन जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली क्या करती है? जब जनरल असेंबली की पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाती है फॉर द वर्ल्ड, वो किस प्रकार से होती है, मतलब जैसे किसी में किस प्रकार के रूल होने चाहिए, स्पेस में किस प्रकार के रूल होने चाहिए, मतलब वो एक कॉमन पॉलिसी और कॉमन रूल बनाती है जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। और जो विवादित फैक्टर्स हो सकते हैं उनमें ये हस्तक्षेप करके उन्हें सॉर्ट आउट करती है। जैसे समुद्रों में हमको पता नहीं होता है कि सीमाओं का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, बहुत सारी बार इन सब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए ये जनरल असेंबली काम करती है। और ये जो जनरल असेंबलीज होती है, इन जनरल असेंबलीज में जो फैसला होता है वो वोटिंग के आधार पर होता है। तो एक कंट्री का जो वोट होता है वो एक वोट के बराबर होता है, मतलब 1 कंट्री इज इक्वल टू 1 वोट। जो यूएन है, इसका एक और जो पार्ट है उसको बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ये भी यूएन का ही एक पार्ट है, एक जनरल बॉडी कह सकते हैं उसको। तो इसमें इसका जो काम है, जो मेन इसका काम है वो पूरे विश्व में शांति बनाकर, सुरक्षा बना के रखना है। दो देश आपस में किसी भी प्रकार से वॉर नहीं कर सके, युद्ध नहीं कर सके, और अगर उनमें किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो ये दोनों पक्षों को बुलाकर उन्हें आपस में समझौता करने के लिए, बात करने के लिए, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कहता है और कोशिश ये करता है कि पूरे देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसमें जो सदस्यों की संख्या है, जो इसके मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स टेम्परेरी होते हैं। अब परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो परमानेंट जो मेंबर्स उसमें यूएसए हो गया, आपका यूके है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है, ये उसके परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया। और बाकी के जो 10 हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। और ये जो टेम्परेरी होते हैं ये सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो जो अस्थायी होते हैं ये केवल 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर्स के लिए इनका इलेक्शन होता है। इंडिया अब तक 3 बार इसमें अस्थायी सदस्य बना है, लेकिन
अभी तक वो स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। इसका मेन कारण है वो है चाइना, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता है कि भारत यूएन का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बने, इसीलिए वो हमेशा अपने वीटो पावर का यूज कर लेता है। वीटो पावर इन जो 5 कंट्रीज होती हैं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, इनमें एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई भी कंट्री किसी भी बात के लिए मना कर दे, सहमति नहीं बनती है, अगर वो उस बात से सहमत नहीं है तो फिर वो फैसला नहीं लिया जाएगा, वो काम नहीं किया जाएगा, वो नियम नहीं बनाया जाएगा। और हर बार चाइना इंडिया के खिलाफ अपना वीटो पावर यूज करती है। जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी अपनी खुद की आर्मी भी होती है, सेल्फ आर्मी भी है, जो बीच बीच में दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ पर मिशंस के लिए जाती रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। आईएमएफ में इस समय 188 मेंबर्स हैं। 188 मेंबर्स का मतलब 188 कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं, ठीक है ना। मतलब मेंबर्स का मतलब व्यक्तियों से मत लीजिएगा, मेंबर्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज से होता है। तो आईएमएफ में 188 देश शामिल हैं और इसमें जो वोट वैल्यू होती है, मतलब पहले क्या होता था कि एक वोट की वैल्यू एक कंट्री होती थी, लेकिन इसमें जो वोट की वैल्यू होती है ये उन देशों के द्वारा दिए गए फंड पर निर्भर करती है। जो कंट्री ज़्यादा फंड देती है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो देश कम फंड देता है उसके वोट की वैल्यू कम होती है। अगर मोस्टली मैं आपको बता दूं आईएमएफ के बारे में, तो इसमें 7 देश ऐसे हैं, 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आधी से ज़्यादा पावर को अपने हाथ में ले रखा है। कौन कौन से वो देश हैं? सबसे पहले तो यूएसए है, यूके है, जापान है, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। कौन कौन सी कंट्रीज? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। ये जो 7 कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा फंड देती हैं आईएमएफ में, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा फंड देता है वो है यूएसए। इसीलिए जो इसका हेड होता है, आईएमएफ का जो हेड होता है वो हमेशा यूएसए का ही सिटीजन होता है। आप कभी भी आप नेट कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, आईएमएफ के जो हेड होते हैं वो हमेशा यूएसए का ही सिटीजन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसए सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। यूएसए सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो किसी के आगे अपने आप को झुकना पसंद नहीं करता। यूएसए कभी कभी कुछ ऐसे काम भी करता है जिसको यूएन भी कहता है कि ये गलत है, लेकिन यूएन में भी इतनी हिम्मत या पावर नहीं है कि वो यूएसए के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इराक 1932 पे जब आज़ाद होता है, इसके बाद फिर 1968 पे वहाँ पे मिलिट्री शासन हो जाता है और सद्दाम हुसैन और वहाँ पर अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देते हैं। और इसके बाद 2003 में जो यूएसए है और यूके है, मतलब ब्रिटेन और यूएसए मिलकर ईरान पे हमला कर देते हैं कि वहाँ पर हमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री ईरान को बनाना है, इराक को बनाना है। तो ये जो हमला किया गया ये पूरी तरीके से गलत था। यूएसए और यूके को कोई राइट नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे देश पर हमला कर सके कि हमें उसे डेमोक्रेटिक बनाना है, ये उसका राइट ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को वहाँ पर हटा के पूरी सत्ता वहाँ पे नए सिरे से इस्टेब्लिश की गई। यूएन ने भी इस बात को कहा कि ये यूएसए ने गलत किया है, रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। फ्रेंड्स, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए